हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इबान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था कि एसिड बेस और सॉल्ट को क्लासिफाई कैसे करते थे, कि पीएच स्केल क्या होती थी, इंडिकेटर क्या होते थे, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते थे, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। और लास्ट में अपन पढ़ रहे थे कि सॉल्ट में जो नॉर्मल अपन कॉमन सॉल्ट होता है जैसे NaCl, उसको कैसे यूज कर रहे थे। तो इस क्लास में उसी को आगे बढ़ाएंगे और NaCl का यूजेस देखेंगे कि NaCl को अपन और कहाँ यूज कर सकते थे। अपन ने बेकिंग सोडा का देखा था कि बेकिंग सोडा में NaCl का काफी ज्यादा यूज था। फिर ब्राइन देखा था, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, इन सब में मेनली NaCl का यूज हो रहा था। काफी अलग अलग प्रोसेस थे और ये थोड़ा बहुत रिवाइज भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास का भी वापस पढ़ेंगे कि आगे क्या करना है। और इन सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी ऐप है वो काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है, जैसे काफी अफोर्डेबल प्राइसेस। नीट की प्रिपरेशन हो गया, IIT की प्रिपरेशन हो गई, सिर्फ 349 पर मंथ में, और 9-10 तो है ही। तो IIT नीट इन सब की प्रिपरेशन 349 पर मंथ काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है और क्वालिटी एजुकेशन तो है ही। तो इन सबको शेयर करें तो जाकि जो मतलब ऐसे इकोनॉमिकली साउंडेड पर्सन नहीं है वो उसको देखेगा तो उसको काफी अच्छा लगेगा, और काफी अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, तो सबका फायदा होगा। तो इस सब के लिए आप ऐप को शेयर करें और जुड़े रहें। ठीक है, अब इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन का कल जो चल रहा था क्या था, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, इससे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था सॉल्ट का यूज, और फर्स्ट था क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कलाइन। ठीक है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या था कि अपन ब्राइन सॉल्यूशन लेते थे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो कुछ कोई अलग नहीं होता है, वो नमक का पानी होता है। जैसे ये ब्राइन है। ठीक है, ब्राइन क्या है, तो ये सॉल्ट वाटर है। इसका मतलब इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें NaCl होगा और H2O होगा। इस ब्राइन सॉल्यूशन का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे, इसका मतलब इसमें से करंट पास करवा रहे हैं। करंट पास करवाएंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने की वजह से नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता था। जो नए कंपाउंड्स फॉर्म होते थे वो ये थे। जैसे पूरा रिएक्शन एक बार लिखता हूँ कि रिएक्शन क्या हो रहा था। तो ये NaCl था, फिर वाटर के अंदर था, कंपाउंड जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, तो वो बन रहा था, ठीक है, NaCl था, H2O था, और कंपाउंड जो बन रहा था वो बन रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन था क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का। तो अगर आपको ऐसे बोलेंगे ना क्वेश्चन में कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है, एक तो ये। फिर अपन को बोलेंगे कि ब्राइन का कंपोजिशन बताओ, कि राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्राइन, तो आपको बताना है कि ब्राइन इज द कंपोजिशन मेड बाय सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अपन को ये दो चीजें इसमें से पता होनी चाहिए। और रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सा है, तो वो ये रिएक्शन है। ठीक है, कि NaCl को अपन ने H2O में डाला, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, यहाँ पे एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता। फिर इसका यूज क्या है कि अपन ने चलो रिएक्शन करवा दिया, अपन ने NaCl को इन तीनों में कन्वर्ट भी कर लिया, पर क्या, तो NaOH जो है ना, ये बेस है, बेस है, तो बेस की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, तो उसका मतलब अपन इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट से अपन ने फ्यूल बनाया, काफी अलग बात हो गई। ठीक है, फ्लेमेबल गैसेस को अपन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो भी वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे डिसइंफेक्टेंट हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो गए, तो इन सब में क्लोरीन गैस काफी यूजफुल है। तो ये क्लोरीन गैस, ठीक है, उसको अपन वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट की तरह, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, इन सब में यूज कर सकते हैं। एक लास्ट है PVC। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, लास्ट में वर्ड आ रहा है क्लोराइड, तो उसका मतलब उसमें भी क्लोरीन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो अपन जो भी प्लास्टिक के आसपास चीजें देख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं PVC है। जैसे शूज के सोल हो गए, और भी बहुत सारी चीजें, तो उसमें भी क्लोरीन की काफी रिक्वायरमेंट है। तो इसके जो भी प्रोडक्ट बने हैं ना, वो हाईली यूजफुल है। क्लोरीन काफी यूजफुल है, देखे अपन ने। हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है, तो फ्यूल की तरह यूजफुल है। और NaOH तो मतलब बेस है, तो बेस को अपन हर जगह यूज कर ही सकते हैं। इसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में। और केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेनली क्लोर अल्कलाई प्रोसेस ये था कि इनका ब्राइन का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, और ये
अब ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर अपन लास्ट में इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल रिएक्शन क्या होता था वो लिख देते हैं एक बार, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है पहले तो वो लिखते हैं कि उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है उसमें कि यहाँ से जो क्लोरीन गैस निकली है ना उसका अपन ने यूज करा, तो अपन ने Cl2 गैस का यूज करा। इसको रिएक्ट करवाया अपन ने स्लेक्ड लाइम से। स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, और इसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं, तो ये है लाइम वाटर। तो अपन ने लाइम वाटर को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया और कंपाउंड में मिला CaOCl2 और वाटर H2O। जो कंपाउंड में अपन को CaOCl2 मिला है, जो ये ही ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करके लिखा है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेप में अपन ने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। ब्लीचिंग पाउडर को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखा, तो ये आया CaOCl2। तो अगर अपन से पूछेंगे कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो रिएक्शन कौन सा है, तो ये रिएक्शन पूरा लिखना है कि अपन ने स्लेक्ड लाइम लिया, क्लोरीन से रिएक्ट करवाया और ये। और अगर ऐसा पूछ रहे हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो अपन को सिर्फ केमिकल फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का, और वो होगा CaOCl2। फिर अपन इसके एप्लीकेशंस भी देखे थे कि CaOCl2 कहाँ पे यूज आएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी यूजफुल होता है ब्लीचिंग और ये। फिर सेकंड था कि वुड पल्प की फिनिशिंग और इन सब में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। फिर सेकंड था कि डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन जो है ना वो गैस काफी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है वाटर ट्रीटमेंट इन सब में, तो ब्लीचिंग पाउडर भी अपन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज इट एज अ डिसइंफेक्टेंट। थर्ड था एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे, जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता था कि ऑक्सीजन गेन करेगा कोई भी रिएक्टेंट, तो ऑक्सीजन गेन करेगा तो कोई ऐसा भी तो कंपाउंड होगा जो लूज करेगा, तो जो लूज करते हैं रिएक्शन में ऑक्सीजन को उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो CaOCl2 एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चांसेस है कि जो दूसरा वाला रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीजन गेन करके जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर अपन से बोलेंगे राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप फर्स्ट लिखना इट कैन बी यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सेकेंड लिखोगे इट इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट सो इट कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। थर्ड लिखोगे इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो 3 इसके यूजेस थे। फिर आता है अपन के नेक्स्ट पे वॉशिंग, जो बेकिंग सोडा था और बेकिंग पाउडर था। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और बेकिंग पाउडर का भी केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या था, वो था NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, ये माइल्ड बेस होता है, तो इसका मतलब इसका टेस्ट कैसा होगा, उसका टेस्ट होगा बिटर। तो ये बेस है और उसका टेस्ट है बिटर, ये है बेकिंग सोडा, BS लिख देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या था, तो बेकिंग पाउडर है अपन के बेकिंग सोडा के अंदर मिक्स हुआ हुआ कोई छोटा सा एसिड। जैसे बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है, तो अपन इसमें अगर एक माइल्ड एसिड मिक्स कर लेंगे तो क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बेकिंग पाउडर। तो अपन ऑर्गेनिक एसिड से लेते हैं, जैसे जनरली अपन क्या करते हैं बेकिंग सोडा में कोई आसपास अपने घर में जो एसिड होते हैं वो यूज करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो जैसे अपन ने इमली का यूज करा, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ से आया, तो वो इमली से आ रहा है। टमारिंड उसका इंग्लिश वर्ड है, टमारिंड से टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये H+ जो है वो टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है जो अपन के हाउस होल्ड में यूज हो रहा है। तो ये पूरा था बेकिंग पाउडर का केमिकल, ठीक है। बेकिंग सोडा भी आ गया अपन को, बेकिंग पाउडर भी आ गया, और ये अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे कि अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब तो रिवीजन था कि पुराना अपन क्या क्या पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में क्या है, तो अपन वही सॉल्ट के यूज ही पढ़ रहे हैं, और सॉल्ट के यूज में नेक्स्ट जो है वो है वॉशिंग सोडा। काफी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग पर्पसेस में इन सब का काफी यूज है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है ये सब देखना है, ठीक है। तो बनाते हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला।
CO3। ठीक है, तो हेडिंग पुट कर लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा से पहले अपन को थोड़ा बहुत रिएक्शन पता होना चाहिए, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होता था, तो ये पड़ा बेकिंग सोडा NaCO3, इसको अपन ने हीट करा, डेल्टा साइन से सिंबल से डिनोट करा। अब क्या हुआ, इसको हीट करने पे कंपाउंड बना Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब ये तो अपन को पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अगर अपन बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से ही ब्रेड में फ्लफीनेस आती है, तो ये तो अपन को पहले से ही पता है। पर इसमें जो ये कंपाउंड निकला है ना, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट ही बेस है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो अपन ने वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट क्या किया, अपन ने लिया बेकिंग सोडा, उसको हीट करा। हीट करने पे अपन को एक कंपाउंड मिला सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। अब इस कंपाउंड को ले लिया अपन ने कि सोडियम कार्बोनेट साइड में ले लो एक बार, और इसको रिएक्ट करवाया वाटर से। ठीक है, 10H2O लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, तो कंपाउंड बना Na2CO3 डॉट 10H2O। ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो जो यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वही है वॉशिंग सोडा। तो अपन को अगर बोलेंगे कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो केमिकल फॉर्मूला ये Na2CO3.10H2O। और वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड बताओ, तो अपन को पूरा स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा का हीटिंग किया, हीटिंग करने पे Na2CO3 मिला ये, और Na2CO3 को जब अपन ने वाटर में मिक्स करा तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, और वो जो फाइनल कंपाउंड है वो ये मिला, जो वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो अपन को ये पूरा कंपाउंड मिला। अब इसमें क्या करना है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये डॉट क्या है, डॉट 10H2O क्यों लिखा, प्लस 10H2O क्यों नहीं लिखा। ये तो ये डॉट अपन पहले भी देख चुके हैं, कहाँ देखा था, रस्ट में। ठीक है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 डॉट NH2O। तो ये डॉट कहीं ना कहीं पहले भी आया था, एक और चीज में देखा था, जैसे FeSO4 डॉट 7H2O यहाँ पे, और एक और जगह भी आ रहा है कॉपर सल्फेट में डॉट 5H2O। तो हर जगह डॉट आ रहा है और साथ में H2O आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला कंपाउंड है ये CuSO4, ये होता है एक सॉल्ट, और सॉल्ट कभी भी हाइड्रेटेड होगा ना तो उस पर अपन डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो कभी आपको डॉट H2O लिख रहे हो और डॉट में H2O के कोई पर्टिकुलर नंबर होते हैं, 7 या 10 या 8, तो वो जो डॉट के बाद में जो नंबर होता है H2O मॉलिक्यूल्स का, वो ये शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड है। तो ये सारे जो सॉल्ट्स हैं इन सब में H2O अवेलेबल है, और ये शो हो रहा है कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो अपन को 3 एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि हाँ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, मॉइस्चराइज सॉल्ट है, मतलब इन सब में वाटर अवेलेबल है। तो क्या अगर इसको हीट करेंगे तो वाटर यूज होगा, वाटर भी तो इवेपोरेट होना चाहिए, हीट करने पे वाटर तो लूज हो जाएगा। तो हाँ करेक्ट है, ये मॉइस्चराइज है, हाइड्रेटेड है, तो हीट करेंगे तो वाटर इसमें से लूज होगा। और वाटर लूज होने के बाद में क्या कलर में कोई चेंज होगा, तो हाँ, क्योंकि कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो H2O की वजह से, जैसे ही H2O जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर हट जाएगा। ठीक है, तो कलर लूज होगा। तो अब अपन आते हैं कि डॉट H2O होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, ये तो अपन को पता चल गया। और इसको मतलब पर्टिकुलरली बोलेंगे क्या, इसके टर्म का कोई नाम भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कभी भी डॉट H2O लिखे हुए हो तो आप समझ आना वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ, ठीक है, तो वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे वो ये शो कर रहा है कि उतना हाइड्रेटेड है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये शो करता है कि जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड है और वो मॉइस्चराइज्ड भी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत बड़ी टर्म है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि टेल मी द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, तो अपन देखेंगे। वॉशिंग सोडा का ये केमिकल फॉर्मूला था
डॉट में कितना H2O है, 10 है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स कितने हैं वॉशिंग सोडा में, तो वो है 10। फिर बोलेंगे कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, तो उसका आंसर है 5। पर्टिकुलर नंबर होता है, ऐसा नहीं कि नंबर चेंज होंगे। फिर आयरन सल्फेट का बोलेंगे तो वो है 7। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के हिसाब से अपन को ये पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से होगा क्या। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जो सॉल्ट होता है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। हाइड्रेटेड हो गया, उसका मतलब उसमें वाटर अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सब लोगों को पता चल गया कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला ये, क्या ये रिवर्सिबल है? तो अगर इसको वापस हीट करेंगे तो वाटर लूज हो जाएगा क्या? तो आंसर है यस, कि Na2CO3.10H2O को हीट करोगे तो वापस अपन को यही कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल एक रिएक्शन है। पर अपन को रिएक्शन इन्वॉल्व इन वॉशिंग सोडा अगर बोलेंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड वाला लिखना है कि लेफ्ट साइड का जो पॉइंटेड टूवर्ड्स राइट है वो वाला रिएक्शन लिखना। ठीक है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2। अब अपन आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे कि वॉशिंग सोडा की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इसके यूजेस पे कि वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूजफुल है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला तो अपन को पता चल गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यूजेस क्या है। तो फर्स्ट, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है वॉशिंग सोडा है, तो इसको अपन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये जनरली क्लीनिंग में यूज होते हैं, जो हाउस होल्ड पर्पसेज होते हैं उसमें क्लीनिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्लीनिंग। सेकंड, हार्डनेस को रिमूव करने में। हार्डनेस किसकी, तो हार्डनेस वाटर की। परमानेंट हार्डनेस होती है ना, जैसे अपन कहीं कहीं रूरल एरियाज में जाते हैं तो अपन को वाटर के टेस्ट में कुछ पता चलता है कि हाँ वो थोड़ा अलग है, सैलाइन वाटर होता है वो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, अपन की स्टेट का अलग होता है, किसी और स्टेट का अलग होता है, उसका मतलब वो वाटर हार्ड है। तो हर जगह वाटर सेम नहीं है, कंपोजिशन सेम नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हार्ड होता है। तो परमानेंट हार्डनेस मतलब वो जो सॉल्ट ज़्यादा आ गए हैं वाटर में उसको रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर आते हैं अपन थर्ड पे कि थर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी ग्लास के आर्टिकल्स होते हैं जैसे बोरेक्स और इन सब में, इन सब के प्रिपरेशन में भी अपन वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स इट कैन बी यूज एज ए एजेंट। तो वॉशिंग सोडा बोरेक्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो फर्स्ट था क्लीनिंग, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। थर्ड बोरेक्स आ गया, और फोर्थ लास्ट प्लास्टिक ग्लास इंडस्ट्री में ये यूजफुल होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, एमसीक्यू टाइप को एक बार देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूजफुल इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके ऑप्शंस दे दिए। फर्स्ट है बेकिंग सोडा, सेकंड है वॉशिंग सोडा, थर्ड है बेकिंग पाउडर और फोर्थ है क्लोरीन गैस। तो कौन सा कंपाउंड है जो परमानेंट हार्डनेस को हेल्प करता है रिमूव करने में। तो इसकी एप्लीकेशन में अपन ने देखा कि परमानेंट हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा ही है, तो अपन वॉशिंग सोडा को टिक करेंगे। तो मतलब ऐसे एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन जैसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा, तो आंसर होगा 10। फिर कि वॉशिंग सोडा का एसिडिक कैरेक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर, मतलब इसकी पीएच स्केल पे रेटिंग करेंगे तो ये 7 से ग्रेटर आएगी कि 7 से कम आएगी, वो चेक करना सर। ठीक है, तो अपन आते हैं वापस से वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट और डॉट 10H2। इसका मतलब ये मेटल कार्बोनेट है, और अपन को पता है कि जो भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से टू फॉर्म CO2 H2O और सॉल्ट। इसका मतलब सॉल्ट H2O CO2 फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक कैसा कंपाउंड है, वो एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुआ। ठीक है, तो अगर वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब जो एसिड के पास में वो बेस ही होगा। तो यहाँ से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी मेटल कार्बोनेट होता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। तो इसका मतलब जो वॉशिंग सोडा है वो एक बेसिक कैरेक्टर का कंपाउंड है। तो उसकी पीएच बताओ, पीएच क्या होती है, तो पीएच 7 पे न्यूट्रल, 7 से ग्रेटर तो बेस, 7 से लोअर तो एसिड। तो ये बेसिक है तो इसके मतलब इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये सब था वॉशिंग सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है पहले तो, सेकंड इसके यूजेस क्या क्या थे, अपन इसकी 4 एप्लीकेशंस देखी। अब हर एप्लीकेशन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स वर्ड कहाँ पे देखा था, तो अपन ने वॉशिंग सोडा में ही देखा और कहीं नहीं देखा। जैसे अपन ने कहीं
ब्लीचिंग पाउडर में बोरेक्स तो नहीं देखा, यहाँ पे बेकिंग सोडा है बेकिंग पाउडर में तो उसमें नहीं देखा। तो ये सब इसके MCQ हैं। जैसे अपन को ऐसे बोलेंगे कि विच ऑफ द कंपाउंड कैन बी यूज इन एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो फायर एक्सटिंग्विशिंग में अपन कौन सा कंपाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी यूज इन एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो फायर एक्सटिंग्विशिंग में कौन सा कंपाउंड यूज हो सकता है। तो मैंने कल ही पढ़ा कि एप्लीकेशंस में अपन ने क्या देखा था, क्या था मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पर वो क्या था, वो था बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा को अपन हीट करते हैं ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये रिएक्शन यही लिखा पड़ा है। NaCO3 को हीट करा तो उसमें से CO2 गैस निकली, और CO2 क्या करेगी, वो जहाँ पे भी आग लगी हुई उसके आसपास एक लेयर बना देगी, लेयर बना देगी तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, उसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो सोडियम कार्बोनेट को अपन फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो थे ना, अपन ने जो केमिकल तो पढ़े, चलो माना अपन ने केमिकल पढ़े, उसके अंदर एप्लीकेशंस भी है, और सारी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये MCQ बेस्ड भी होंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, उन सब में भी यही आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे वही कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन बताओ, केमिकल फॉर्मूला बताओ, 2 यूजेस बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो ये जो भी लास्ट में 2-3 पेज आ रहा है ना NCERT के, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है हर बार। तो अपन 2-3 पेज नहीं है वो, एक सिंगल पेज, फिर पीछे वाला पेज, फिर एक पेज, 3 पेज ऐसे मान लो, ठीक है। ये एक काउंट नहीं हुआ है, आगे पीछे दोनों काउंट है, तो ये इस तरीके से यूज हो सकते हैं। तो ये अपन का पूरा हो गया। वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या होता है, तो वो ये शो करता है कि जो भी पर्टिकुलर सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड है। तो अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर द सॉल्ट्स रियली ड्राई, एक पूरा टॉपिक ही है ये NCERT में कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। सॉल्ट्स जो होते हैं वो हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या किया, एक स्पैचुला लिया, ये स्पैचुला, बहुत सा स्पैचुला है, और इसको मैंने रखा बर्नर के नीचे, यहां से निकल रही है आग, ठीक है, आग लगाई इसको पूरी, और यहाँ अपन ने भरा पाउडर। अब क्या अपन खुल के बाहर आ पा रहे हैं, अब अपन करेंगे मस्ती। तो ये क्या है, ये स्पैचुला था, इसमें मैंने एक पाउडर रखा, इस पाउडर में क्या रखा, इस पाउडर में मैंने डाला कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कोई केमिकल है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ड्राई है कि नहीं। ड्राई अगर होगा तो उसमें से वाटर नहीं निकलना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्राई करने के लिए गर्म करा उसको, ताकि वाटर निकल रहा है कि नहीं प्रेजेंस चेक करने के लिए। तो कॉपर सल्फेट का जो पहले कलर था, मतलब गर्म करने से पहले, तो वो था ब्लू, काफी अच्छा ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का। पर जैसे ही हीट करा ना तो क्या पता चला, थोड़े टाइम के बाद में ये व्हाइट हो गया, जो अपन के नॉर्मल जनरल सॉल्ट होता है ना घर पे, वैसा कॉमन सॉल्ट जैसा बन गया, मतलब ब्लू कलर से डायरेक्टली व्हाइट में। तो ये क्या हुआ, ये इसका डिकम्पोजिशन हुआ, ये क्या हुआ, तो ये पता नहीं चला कि कैसे हुआ ये। तो इसके पीछे पूरा एक रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो था ना, वो सॉल्ट में क्रिस्टल फॉर्म में था, क्रिस्टल मतलब उसमें वाटर अवेलेबल थे। जैसे ही हीट करा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर। यहाँ पे अगर अपन एक ऐसा मीटर लगाता ना कि वाटर चेक हो जाता, तो ये शो होता है कि हाँ इसमें से वाटर निकले हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले, तो उसका मतलब सॉल्ट ड्राई होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, वो हाइड्रेटेड होते हैं, तभी तो वाटर निकला और तभी तो कलर में चेंज हुआ। तो सॉल्ट्स को ड्राई नहीं बोल सकते हैं, वो हाइड्रेटेड होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत वाटर होता है, पर वो वाटर कब निकलता है, हीट करने पर। तो अपन उसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या था। कॉपर सल्फेट जो अपन ने स्पैचुला में लिया है वो था CuSO4.5H2O, ठीक है, .5H2O। रिएक्ट करा अपन इसको अपन ने गर्म करा, तो क्या हुआ, CuSO4 तो अलग हो गया और 5H2O हो गए अलग, तो ये आ गए 5H2O, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड का रिएक्शन था, और इसका जो कलर था ना, ये कलर है ब्लू, ये ब्लू कलर का था, मतलब जो स्पैचुला में था वो ब्लू कलर का कंपाउंड था, और हीट करने के बाद में क्या हुआ, ये कंपाउंड जो था ये था व्हाइट कलर का। तो ये पूरा हुआ। तो अब अपन को इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं। तो पहले तो राइट द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स इन कॉपर सल्फेट, तो इसका आंसर है 5। तो CuSO4 कितना है, एक है, और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। तो हर एक पर्टिकुलर में कितना है, तो 5 है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास 2 CuSO4 है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे, एक में कितने हैं, 5, तो 2 में कितने होंगे, 10। डबल कराना तो उधर भी डबल होगा, डबल करने की वजह से वो, तो ये होता है इसमें। तो एक का बताते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जनरली डिटरमाइन जो होता है
वो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, ऐसा नहीं कि 2 के लिए बता दे। हर बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक मॉलिक्यूल के लिए होता है। जैसे अपन ने वॉशिंग सोडा में देखा ना, वो भी एक वॉशिंग सोडा का था कि 10 होता है एक में, ठीक है, इसमें भी एक में 5 होते हैं और कलर होता है इसका कुछ ये। अब ये चलो अपन ने गर्म करा, इसका ये कलर हट गया, ये पूरा हो गया, ये तो खराब हो गया, व्हाइट हो गया, हमको वापस ब्लू चाहिए, तो क्या करें, क्या वाटर वापस डाल के H2O वापस ऐड करके इसका कलर ब्लू हो जाएगा? तो आंसर है यस, ठीक है। अगर अपन वापस वाटर डालेंगे उसका कलर वापस से ब्लू हो जाएगा, ठीक है, कोई डरने वाली बात है नहीं, हो गया कलर ऑफ। जो अपन ने गलती करी थी वो सही कर दी, ठीक है। तो ऐसे करके अपन चेंज कर सकते। तो स्पैचुला में कलर करा था, कलर चेंज हुआ और ये पूरा प्रोसेस हो गया। CO4.5H2O प्लस 5H2O, ठीक है। तो ये पूरा होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। सॉल्ट्स ड्राई होते हैं कि नहीं उसके बारे में भी खत्म, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता होना चाहिए। तो जो जो अपन को मेन पता होने चाहिए वो अपन देख लेते हैं। अपन वैसे डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे डिस्कस नहीं करा क्या? यहाँ करा है पर अच्छे से नहीं करा, तो अपन यही करते हैं, यहाँ करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस, किस किस में कितने कितने होते हैं वो। तो कॉपर सल्फेट का अभी जैसे एग्जांपल देखा है, फ्रेश है एकदम। तो कॉपर सल्फेट की हर एक मॉलिक्यूल में 5H2O होते हैं। फिर आयरन सल्फेट के हर मॉलिक्यूल में 7H2O होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। और वॉशिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं है, वाइट ही है ये। तो इसके अंदर कितने होते हैं? तो इसके अंदर 10 होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डायरेक्टली डिफाइन करने को भी बोल सकते हैं, आपको डायरेक्टली नंबर पूछ सकते हैं, ये सब, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एक बार डेफिनेशन लिख ही देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसकी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, सब कुछ स्पेलिंग को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने सही लिखी है, राइटिंग की वजह से सही नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो मैंने रीड भी कर ही लिया तो आपको पता चल ही जाएगा, इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल है वही कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, वॉशिंग सोडा, ये सब, ठीक है। तो अपन को ये सब पूरा आ गया है अब तक। तो अपन लास्ट पढ़ते हैं अपन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके केमिकल फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो लास्ट है पीओपी और जिप्सम, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या रिलेशन है, कैसे बनता है, ये सब। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपन अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक क्या है वो। तो लास्ट टॉपिक क्या है, वो है जिप्सम और पीओपी से रिलेटेड। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जिप्सम और एंड पीओपी, और तो ऑप्शन हो गया, ठीक है। अपन ये पूरा टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे अब ये पढ़ने वाले। अब क्या है ये है क्या, वो पढ़ते, ठीक है। तो क्या टॉपिक है वो देखते हैं। जिप्सम, जिप्सम क्या है पहले तो जिप्सम है कोई केमिकल है, केमिकल है तो कौन सा केमिकल, ये भी तो बताओ। तो जिप्सम होता है केमिकल होता है जो सीमेंट में काफी यूज होता है। जो भी अपन सीमेंट देखते हैं ना, मतलब उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं, पर मेजरली जो कंपाउंड है सीमेंट वो है जिप्सम, ठीक है। तो अपन सीमेंट जो थोड़ा सा ग्रे टाइप होता है, जो अपन से घर वर बनते हैं वही,
तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है, डॉट 2H2O। तो अपन से पूछेंगे जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो आंसर है 2, ठीक है, एक है, एक के अंदर कितने हैं 2, तो मतलब हर कैल्शियम सल्फेट पे 2 H2O लगे हुए होते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ 5 कैल्शियम सल्फेट है तो कितने H2O होंगे, तो मैंने 1 को इंटू करा 5 से तभी तो 5 हुआ, तो 2 को भी इंटू करूंगा 5 से, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो इसमें है तो उसमें भी होगा, तो उसमें होंगे 10। तो हर में 2 थे तो 5 में कितने हो जाएंगे, तो 2 2 2 करके 10 हो जाएंगे। तो ये होता है, पर अपन को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हर बार डिफाइन होता है एक मॉलिक्यूल पे बताओ, अपन को नहीं 5 का पूछना, अपन को सिर्फ एक पे बताना। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट पे 2 H2O होते हैं, ठीक है, ये अपन को आ गया। अब आता है अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि अपन जिप्सम लिया, जिप्सम को अपन ने हीट करा कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिप्सम को हीट करते हैं, थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है, थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ, क्या डिकम्पोज हुआ और कंपाउंड क्या बनता है, तो वो होता है Ca। इसको अपन करते हैं थोड़ा सा छोटा, इसको करते हैं अपन साइड में, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ, इसने क्या करा, 2 H2O थे ना इसके पास में, तो उसका मतलब इसने हाफ H2O रखा और 1.5 H2O है उसको अलग कर दिया, हटा दिया अपने अंदर से 1.5 H2O। तो ये पूरा रिएक्शन होता है अगर अपन जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो, ठीक है, तो ये कंपाउंड पूरा होता है। अब ये जो कंपाउंड है ना इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये पीओपी है। और जिप्सम क्या है, जिप्सम है पीछे पीछे गया, तो ये है जिप्सम, ये है जिप्सम और ये है पीओपी। तो हर मॉलिक्यूल में पीओपी में CaSO4 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने बोलेंगे पीओपी में, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं हाफ ही होता है। पर आप कैसे सोच सकते हो कि H2O का मॉलिक्यूल हाफ कैसे होगा, ठीक है, कंपाउंड तो जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि एक चॉकलेट या 2 चॉकलेट, हाफ चॉकलेट मतलब चॉकलेट को चलो हाफ हो भी जाएगी, H2O का मॉलिक्यूल कैसे हाफ होगा, तो हाफ कैसे बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, एक के अंदर हाफ होता है, एक के अंदर हाफ है, तो 2 कैल्शियम सल्फेट होंगे तो कितने होंगे, तो हाफ का डबल कर लो तो वो होता है 1। मतलब जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक क्यूब है, इसके अंदर मेरे पास हाफ चॉकलेट है, हाफ को शो करने के लिए मैंने हाफ सर्कल शो करा ऐसे। तो अगर मेरे पास 2 क्यूब है तो एक और क्यूब बनाते हैं, ये दूसरा क्यूब आ गया, ये मेरे पास 2 क्यूब आ गए, तो सर्कल हाफ और हाफ सर्कल मिलके पूरा सर्कल हो जाएगा क्या, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O है, तो अगर 2 कैल्शियम सल्फेट होते हैं तो हाफ सेमी सर्कल और हाफ सेमी सर्कल मिलके पूरा सर्कल बन जाता। तो 2 कैल्शियम सल्फेट में कितने H2O होते, तो 2 होते, एक होता, ठीक है, सेमी सर्कल हाफ और हाफ सेमी सर्कल मिलके एक बना, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो बस आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा डिफाइन करना है एक मॉलिक्यूल पे, एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, हाफ होता है, अपन को हमेशा हाफ ही आंसर देना है। और वो पूछेंगे कि हाफ मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो कंपाउंड बताते हैं कि अगर 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होंगे तो एक H2O हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ की कोई टेंशन नहीं है, वो एक H2O भी हो जाएगा अगर अपन 2 कैल्शियम सल्फेट लेते हैं तो, ठीक है। तो ये सब अपन को पता चला पूरा इसमें से। अब अपन से पूछेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है, तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी फ्रॉम जिप्सम बताओ, तो वो ये है कि जिप्सम को अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा और पीओपी बन गया। फिर कि नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ इन जिप्सम, तो वो है 2, एक कैल्शियम सल्फेट पे 2 H2O होते हैं तो वो हो गए 2। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ पीओपी के, तो वो होता है हाफ, ठीक है, हाफ। अब ये हाफ है तो इसको अपन हेमी हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं। तो पीओपी जो होता है वो सल्फेट का क्रिस्टल होता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम विच इज ठीक है। फिर से अपन को हमारा बाण चलाना पड़ेगा, इसको हम छोटा कर सकते हैं वैसे, ठीक है, हेमी हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, वो हाफ हाइड्रेटेड होती है, हेमी मतलब सेमी, सेमी मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। तो हेमी हाइड्रेटेड क्यों है, क्योंकि वो हाफली हाइड्रेटेड होती है। तो ये हो गया पीओपी का पूरा। अब क्या रिएक्शन में पीओपी को मैंने लिया, मतलब मैंने सिर्फ इसको लिया और इसमें मैंने वाटर मिक्स करा, तो वाटर मिक्स करेंगे मतलब ये ऐड करा, तो क्या ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर है यस।
कि मैं पीओपी से वापस जिप्सम में जा सकता हूँ। अब पीओपी है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट पाउडर फॉर्म का है और जिप्सम जो है ना, वो बहुत हार्ड फॉर्म का है, बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो अगर मैं पीओपी को मॉइस्चराइज करता हूँ, मतलब मैंने पीओपी का पाउडर लिया और उसको मैंने मतलब एक रेनी डे पे बाहर छोड़ दिया, जैसे ये एक प्लेट है, ये पड़ा पीओपी का पाउडर, पीओपी है ये, ठीक है। अब यहाँ हो रही है बारिश, तो यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर है तो क्या करेगा, मॉइस्चर इस पीओपी से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन होने लगेगा। CeSO4 अपन के पास पड़ा है .12H2O, इसमें वाटर मिक्स हो रहा है, तो ये जिप्सम बन जाएगा ना। थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, और जिप्सम तो हार्ड होता है, तो अपन पीओपी को यूज ही नहीं कर पाएंगे। पीओपी क्या होता है, फ्रैक्चर इनो में यूज होता है, तो उसको शेप में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर कोई कंपाउंड हार्ड हो गया है तो उसको शेप में मोल्ड कर पाओगे क्या, मतलब जैसे ये पेन है, इसको मैं मोड़ सकता हूँ क्या, क्योंकि ये हार्ड है। अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो मैं इजीली इसको शेप में ले आता। तो वही है, ये हार्ड नहीं होना चाहिए। तो पीओपी को हमेशा अपन मॉइस्चर से दूर रखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर गेन करके वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब था पीओपी जिप्सम के बारे में, ठीक है। अच्छा लगा होगा वीडियो थोड़ा, तो थोड़ा सा वो था कि केमिकल केमिकल के बारे में ही था, थोड़ा सा ये वो है, लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, नंबर वाला टॉपिक यही है, तो अपन को पता होना चाहिए सब, ठीक है। तो अपन को ये सब अपन ने पढ़ लिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला किसके क्या होते हैं, किसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और किस किस में जिप्सम कैसे बनता है पीओपी से, पीओपी के क्या यूज है, पीओपी के क्या यूज है, फ्रैक्चर में यूज होता है। सबसे पहले फ्रैक्चर जो भी अपन को होता है उन सब में पीओपी ही यूज होता है। सेकेंड, जो अपन के घर पे सीलिंग होती है ना, हमारे घर में तो सीलिंग पीओपी की नहीं है, क्योंकि हम उस टाइप के नहीं है, पर कोई कोई काफी रिच फैमिलीज के होते हैं, तो उसके घर में पीओपी की सीलिंग्स होती है, उसमें डिजाइन होती है, काफी अच्छी डिजाइन होती है, जैसे फैन के ऊपर काफी अच्छी डिजाइन और ये सब, वो सीलिंग्स पीओपी की बनी हुई होती है। तो ये होता है, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, पेरिस का क्या नाम है, ऐसा पेरिस क्या है, तो पेरिस जो है ना वो फ्रांस की कैपिटल है। तो बहुत पुराने टाइम में फ्रांस में वुडन हाउसेस होते थे, वुडन हाउसेस होते थे क्योंकि पुराने जो भी यूरोपियन सिटीज है वहाँ पे वुडन हाउसेस का काफी ज्यादा यूज था, बहुत पुराने टाइम, वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो वुडन हाउसेस होते थे, तो आग लगती थी ना तो सारे के सारे हाउसेस एक साथ जल जाते थे, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होती है वुड, तो उसकी वजह से पूरे हाउसेस जल जाते थे। तो उनको एक जगह से ये पता चला कि पीओपी का अगर अपन कवरिंग कर देता ना वुड के ऊपर, तो उससे आग कम फैलती है, क्योंकि जो पीओपी है वो एक इंसुलेटर है, तो वो आगे वुड को टच ही नहीं होने देगी, आग को, हीट को, फायर को, जो भी बोले, तो उसकी वजह से आगे फायर अगर जाएगी नहीं, तो पीओपी के यूज की वजह से वो काफी ज्यादा मतलब फेमस हो गया कि इससे आग बच रही थी। तो सारी यूरोपियन कंट्रीज में फेमस हो गया कि हाँ ये जो पेरिस के अंदर ये अपन को मिली है लेयर, जिससे अपन फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसको यूज करो, तो पूरे पेरिस से निकलता गया और काफी फेमस होता गया। तो ये एक तरीके से ये स्टोरी थी इसके पीछे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेरिस से फेमस हुआ था ये, फिर हर जगह यूज होने लगा। फिर इसको अपन ने फायर एक्सटिंग्विशिंग को हटाने के लिए कम यूज करा और उसको अपन ने ऑर्नामेंट की तरह यूज करा, मतलब इससे डेकोरेशन यूज करने लगे, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने लगे। जो भी अपन के आइडल्स होते हैं ना, जो भी गॉड्स और इन सब की जो वो होती है मूर्तियाँ, वो सभी पीओपी के मटेरियल से बनी हुई होती है। तो ये ठीक है, थैंक यू इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए, और ये सब शेयर करें ऐप को।